नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र गणित का पढ़ने के पश्चात अब फैक्ट पे चल रहे हैं, जहां से आपको क्वेश्चन लगाने को आता है, सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है, नियम आता है। उस संबंधित वीडियो हम लोगों ने पहली वीडियो में रेखा पढ़ा, कोण पढ़ा, उसके साथ साथ हमने वृत्त देखा और लास्ट हमने 2D डायमेंशन यानी कि जो 2D आकृतियां हैं उसके विषय में चर्चा किया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगला हमारा है 3D आकृतियां। अब देखिए, आपसे सवाल कैसे पूछता है, 3D आकृतियों से आपसे ये नहीं पूछेगा कि 3D आकृतियां क्या हैं या 3D आकृतियों की विशेषताएं बताइए। कभी कभार आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि किस 3D आकृति में कितने कोने हैं, कितने फलक हैं, कितने शीर्ष हैं, कितने किनारे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनता है और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिससे हम कोने की गणना, शीर्ष की गणना या सतह की गणना कर सकते हैं। इन सब को हमें समझना है और यहाँ से जब क्वेश्चन बने तो हमारा गलत ना हो, उस पर हमें फोकस करना है। चलिए समझते हैं। देखिए, बात करें 3D आकृतियों की तो मैंने आपको बताया था वर्ग से बन जाता है घन, आयत से बन जाता है घनाभ, फिर आपका बनता है वेलन, फिर आपका शंकु और फिर आखिरी में आपका आता है गोला। और भी 3D आकृतियां हैं बट हमारे सिलेबस में जो है हम उतना चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, घन की बात करें तो आपने कभी ऐसी आकृति देखी है? ये आपका होता है घन, ठीक है। क्या होता है? घन। तो आप अगर देखेंगे डाइस मतलब जो आप लूडो देखते होंगे, लूडो की जो पासा जो होता है, जो उसको घुमाने वाला होता है, उसे ही हम कहते हैं घन। अगर इस घन को आप ध्यान से देखें तो इसमें काफी सारे फेस आपको दिखेंगे जिसको कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है शीर्ष। शीर्ष मतलब कोना या वर्टिसेस, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, फलक हो गया, शीर्ष हो गया, ये वर्टिसेस हो गया, कोना हो गया, फिर एजेज मतलब होता है किनारे। कितने किनारे हैं? देखिए, यहीं से सवाल बनता है। अब कैसे बनता है हम आपको समझाते हैं, एकदम अच्छी तरीके ध्यान समझिएगा। पहले हम आकृतियों को समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका होता है क्या? घन। घनाभ की बात करें तो जो घर में डिब्बा आता है, चाहे साड़ी का डिब्बा लीजिए, चाहे मिठाई का डब्बा, कोई भी डब्बा जो आता है वो घनाभ जैसा होता है, कुछ इस आकृति का। बेलन की बात करें तो बेलन कुछ इस आकृति का होता है, ठोस रूप में। शंकु की बात करें तो जो जोकर की टोपी होती है उस शेप में होता है, और गोला ये होता है, ठीक। ये पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। भरा हुआ कहने का तात्पर्य ये पूरा ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। इसीलिए इनको हम 3D आकृति के रूप देते हैं या 3D आकृति के रूप में जानते हैं। अब जरा आप गौर कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए, चूंकि घनाभ और घन एक जैसे ही होते हैं इसलिए जरा समझिएगा। बस इसमें अंतर यह है कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में ऐसा नहीं होता, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। बस हमें समझना क्या है, फेस, वर्टिसेस और एजेस, यानी कि किनारे, कोने और सतह, इसको समझते हैं। देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखें, देखिए एक इसका फलक ये है, फलक मतलब सतह, एक इसके पीछे हुआ 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो कुल मिलाकर के घन कहिए या घनाभ, दोनों में फलक कितना होता है? 6, सतह 6। अब अगर कोने की बात करें, शीर्ष की बात करें, वर्टिसेस की बात करें, ध्यान से देखिएगा, 1 कोना, 2 कोना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने, 8 कोने। किनारे की बात करें, किनारा मतलब ये लाइन, ये देखिए जैसे ये है ना, इसका ये वाला हिस्सा देखिए, एक किनारा, यहां से 2, 3, 4 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, कितने हो गए? 8, 9, 10, 11 और 12, कुल मिला के 12 किनारे होते हैं घन में और 12 किनारे होते हैं घनाभ में। पूछता है सवाल, ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से करिएगा
तभी आपका आएगा, ठीक है। किनारे मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 2, एक नीचे 3, एक 4 और 4 पीछे हो गया, 8 हो गए, और 2 इधर 10, 2 इधर 12। कोनों की बात करें तो 1 कोना, 2 कोना, 4 कोना, 6 कोना, 8 कोना हो गया। अब सतह की बात करें तो एक सतह, इसके पीछे 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम आपका घन घना में हो जाता है। क्लियर हुआ? 3D आकृति में पढ़ना क्या वो समझिएगा। अब ये देखिए बेलन है। अगर इस बेलन को आप ध्यान से देखिए, सतह मतलब होता है सरफेस। देखिए एक ये सरफेस हो गया, ये जिसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है फोल्ड करके, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, कितने हो गए? 3। तो इसमें 3 फलक होती है। कितनी फलक? 3 फलक, 3 फलक। अब ध्यान दीजिएगा, वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब होता है कोना। इसमें कोई कोना निकला हुआ है? कोई नोखी निकली है? नहीं निकली है। इसमें कोना होता है 0। क्या होता है? 0। अब बात आ गया एज। एज मतलब किनारे। ध्यान दीजिएगा, एक किनारा यहां है इसका, एक किनारा यहां है, एक किनारा यहां है और एक किनारा यहां है। तो 2 किनारे होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज करके आपको देता है ताकि आप कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर दें। गलत बिल्कुल नहीं करना है। आकृतियों को दिमाग बैठा लीजिए, वहां से सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, जब हम पेपर सॉल्व करेंगे या अभ्यास करेंगे तब आपको दिखेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब बात करें शंकु की, जरा ध्यान दीजिएगा। फलक, फेस, देखिए एक फेस इसका नीचे है और एक ये है। जैसे भाई ऐसे बना हुआ है अगर, तो एक फेस ये वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला हो जाएगा। तो इसके 2 फेस होते हैं। कोनों की बात करें तो एक कोना होता है इसमें। अब किनारे की बात करें, इसमें किनारे कितने हैं? देखिए यहां से, देखिए यहां से, ये एक इसका किनारा भी होता है नीचे से, ठीक है। अब बात करते हैं गोला। गोला मतलब एक, अगर आप एक गेंद लेंगे तो गेंद में एक पूरा पूरा सरफेस दिखेगा, पूरा पूरा। तो फलक एक होता है, उसमें कोई कोना होता है? नहीं होता। कोई किनारा होता है? नहीं होता। तो इन चीजों को आप ध्यान रखे रहिएगा। इन आकृतियों को बहुत अच्छे से आप याद रखे रहिएगा। बहुत एग्जाम में पूछता है, कभी पूछ लेगा बेलन में कितने किनारे होते हैं, बेलन में कितना किनारा, शंकु में कितना कोना होता है, या पूछ लेगा घन में कितने एजेज होते हैं, कितने किनारे होते हैं। तो वहां से आप कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। इनको समझने के लिए, इनको निकालने के लिए एक आयलर फॉर्मूला बहुत फेमस है, गणितज्ञ थे, इन्होंने दिया था आयलर फॉर्मूला कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इन्होंने कहा था कि एफ फलक को अगर हम वर्टिसेस में ऐड कर दें, मतलब इन दोनों को जोड़ दें और एज को माइनस कर दें, तो हमेशा रिजल्ट 2 आएगा। और ये बहुत ही परफेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए और आंसर आपका बिल्कुल हमेशा ये सही आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। देखिए जैसे अगर यहां से, देखिए सबकी वैल्यू होनी भी तो चाहिए, जब नहीं है तो कहां से 2 आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 6 रख देंगे और ये 8 रख देंगे, 14 हो गया, और किनारे 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। परफेक्ट हो गया। फॉलो कर गया नहीं कर गया? कर गया ना। आगे देखिए, इसको रखेंगे, देखिए 3 रख दीजिए, ये 0 है, और ये रख दीजिए 2, कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किनारे, शीर्ष और फलक तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको दे देगा कि एक कोई त्रिविमीय आकृति है, कोई 3D आकृति है, ये नहीं बताएगा कि घन है, घनाभ है। अगर बता देगा तब निकाल लेंगे, लेकिन नहीं बताएगा तो फंस जाएंगे। कह देगा कि एक घन है, उस घन के किनारे 8 हैं, घन के वर्टिसेस 15 हैं, ठीक है, और उसके किनारे मान लीजिए कह देगा कि 20 है। तो अब आप बताइए कि उसमें कितने वर्टिसेस हैं। तो आप निकालेंगे 15 8 20, 15 और 8 को प्लस करके -20 कर देंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयलर फॉर्मूला, या इसको यूलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूलर। यूलर फॉर्मूले की हेल्प से हम किनारे, फलक और वर्टिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुई हमारी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? जो अभी हम ज्यामिति में स्टार्ट किए हैं, थ्योरी चल रहा है अभी। अभी ज्यामिति के फॉर्मूले पे चर्चा करना बाकी है, फिर उनसे सवाल कैसे आते हैं उन पे चर्चा करना बाकी है, ठीक है। ये हो गई 3D आकृतियां। अच्छा, कुछ चीजें हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें इस पे, जैसे सममिति। मैंने आपको सममिति थ्योरी बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि एक काल्पनिक रेखा अगर किसी चित्र को 2 भाग में बांट दे
तो वो सममिति कहलाता है। आपसे कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं या कितनी सममित आकृतियां होती हैं। अगर आप वर्ग को ऐसे और ऐसे बांट दें, देखिए 1 2 3 4, तो एक वर्ग में 4 वर्ग या इसको कह लीजिए 4 सममित वर्ग बनते हैं। यह सवाल पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम गलती कर देते हैं। ठीक है, कितने वर्ग? 4 सममित वर्ग बनते हैं। वही अगर हम आयत की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आप आयत को ऐसे बांट देंगे तो एक आयत 2 आयत हो गया, एक आयत 2 आयत, और ऐसे बांट देंगे तो देखिए एक आयत 2 आयत। ठीक है, 1 2 3 4, क्या ये चारों बराबर हैं? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, क्या ये चारों आयत बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, हमने आपसे क्या कहा था, आयत का नियम क्या है कि चाहे इसको ऐसे बांट सॉरी सममित का नियम यह है कि ऐसे भी बांटिए, देखिए दोनों बराबर आना चाहिए, और ऐसे बांटिए तो भी, तो क्या बराबर आएगा? जरा आप गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे बांटेंगे बराबर, ऐसे बांटेंगे बराबर, बिल्कुल बराबर आएगा। तो 4 सममित आयत भी बनते हैं। कितने? 4 सममित आयत भी बनते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है त्रिभुज से, देखिए 1 2 3 रेखाएं बांटती हैं 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में, तो यहां पर 3 सममित त्रिभुज बनते हैं। कितने? 3 सममित त्रिभुज, ये ध्यान रखिएगा। और एक वृत्त जब पूछता है तो वृत्त में अनंत सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं। बात समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि वर्ग में हम 4 सममित रेखाएं खींच सकते हैं, आयत में 4 सममित रेखाएं खींच सकते हैं, त्रिभुज की बात करें तो 3, लेकिन अगर हम वृत्त की बात करें तो अनंत सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक शब्दावली आती है कि घूर्णन सममिति क्या होता है। देखिए बात को समझिएगा, घूर्णन सममिति मतलब यह है कि अगर हम किसी आकृति को पूरा घुमा दें 360 डिग्री तो अपनी मूल अवस्था में आ जाए, यही होता है घूर्णन सममिति। जैसे अगर इस वर्ग को मान लीजिए यहाँ निशान है, इसको हमने एक बार घुमाया, यहाँ आया, दोबारा यहाँ, तिबारा यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो जब हमने 360 डिग्री घुमाया यानी कि 4 बार जब घुमाया तो पुनः हमें वही आकृति मिल गई, पुनः हमें वही आकृति मिल गई। तो ये होता है आपका घूर्णन सममिति, यानी कि अगर किसी आकृति को 4 बार या 360 डिग्री हम घुमा दें और वही आकृति मिल जाए तो उसे हम कहते हैं घूर्णन सममिति। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन कभी आया नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर आता है तो। फिर हुआ, देखिए ज्यामिति के संदर्भ में हमारी जो थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट किया। इस थ्योरी हमने रेखा, कोण, बिंदु सब देखते हुए त्रिभुज और 2D 3D डायमेंशन हमने सब देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूलों की तरफ, नियम की तरफ, कि कैसे हम नियम को लगा के, फॉर्मूलों को लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नियम व सूत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नियम व सूत्र। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पूरा नोट्स एकदम अच्छे से आपको मिलेगा, बस आप चीजों को देखते जाइए। देखिए नियम व सूत्र के विषय में हम शुरुआत करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कोटिपूरक कोण क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था कि कोटिपूरक कोण दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो उसे हम कहते हैं कोटिपूरक। जैसे कोण A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया तो इसे कहेंगे कोटिपूरक। ठीक है, क्या कहेंगे? कोटिपूरक। बात करें समपूरक की, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल सहित बताया था कि समपूरक कोण होता क्या है। इसमें अगर हम दो कोणों का योग करें 180 आ जाए तो समपूरक कोण हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज जो सीखना है वो समझिए। आज सीखना है जो कोण से संबंधित सवाल आता है, यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो, एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं,
इनको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे 3 प्रकार के कोण बनते हैं। पहला कोण बनता है शीर्षाभिमुख। अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या एक दो करके देता है, वहां कंफ्यूजन हो जाती है। आप समझिए, शीर्षाभिमुख कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो ध्यान समझिएगा, देखिए शीर्षाभिमुख कोण ये है, ये और ये जो लगभग डमरू जैसा होता है, ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। अगर ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 100 है तो ये 100 होगा, ठीक है। ये क्या रूल है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। और ये रूल कौन सा है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। आपको ऐसे नहीं देगा, कभी आपको ऐसे त्रिभुज बना देगा और कहेगा ऐसे ऐसे दे देगा ऐसे, ठीक है। अब आप कहेगा कि देखिए यहां का देगा ये कोण 60 डिग्री है, तो ये बताइए, तो आप सीधा देखिए ना, देखिए दो समांतर रेखाओं को ये लाइन काटी है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको वहां पहचानना रहेगा कि शीर्षाभिमुख कोण है कहां पे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, डमरू जैसा हो गया। आगे आपसे पूछता है इसमें संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण मतलब क्या होता है, पहले ही वो समझिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। संगत कोण तो जो एक जैसा दिखे या समान दिखे, जरा गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण क्या एक जैसे नहीं लग रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे तो लग रहे हैं, देखिए एक यहां बन गया, एक यहां बन गया, तो क्या ये संगत कोण या समान नहीं दिख रहे हैं, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो ये होता है संगत कोण, ठीक है। एक ही रेखा पे एक ही दिशा में बने कोण संगत कोण होते हैं, और ये भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। कौन सा होता है संगत कोण भैया, ये पाई खींच दीजिए, देखिए अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो इसके बराबर ये हो जाएगा, अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आखिरी बचता है हमारा एकांतर कोण। बहुत एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, सवाल दे दे के दिमाग खराब कर देगा आपका, कहां से आ गया ये एकांतर कोण, जो आपको जब एस जैसी आकृति दिख जाए, कैसी, एस जैसी, ठीक है, अल्टरनेट, देखिए ये कोण बन गया, देखिए ऐसे, अगर ऐसे घुमाए ये देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान समझिए, देखिए ये देखिए, अगर हम कह दें ये कोण और ये कोण, देखिए इसे हम कहते हैं एकांतर कोण, जो थोड़ा सा एस जैसा दिखता है, ठीक है। तो एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये हो गया, अगर इसका आप देखें, ये ऊपर वाले का किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हुआ। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, तो जब भी पूछे आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, ठीक है। पूछेगा तो हम लगाएंगे भी, ध्यान समझिएगा। एक्स शेप में रहेगा तो कौन सा कोण, देखिए भाई अगर एक्स शेप में है तो शीर्षाभिमुख कोण, एस शेप में है, एस ऐसे काट दीजिए लाइन को, देखिए आगे कि नहीं आगे, देखिए इधर इधर, यही तो आया है, इधर इधर, तो इसे कहते हैं हम एकांतर कोण। एकांतर कोण, और अगर एक तरफ बना हुआ है या ऐसे से बना हुआ है तो संगत कोण, ठीक है। इन तीनों कोणों को याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछता है ताकि आपके क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोणों के विषय में समझने के पश्चात, इससे अतिरिक्त आपको नहीं एग्जाम पूछता, बस इसी में घुमा फिरा के पूछेगा, उसको हम करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, नियम कानून या सूत्रों को या सवालों को लगाने के तरीके। हमने क्या पढ़ लिया, कोण। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है त्रिभुज। एक एक चीज को ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है, सारे फॉर्मूलों पे कवर करेंगे हम। त्रिभुज में हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज में हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, आपको याद होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के बाद हमने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छा रुकिए, समकोण त्रिभुज, थोड़ा आसान आप लेकर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, फिर हमने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज,
और आखिरी हमने पढ़ा था विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए यहां से हमें पढ़ने हैं इन आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। किसके किसके? इन आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको ए को बोलते हैं भुजा, चलिए हम लिख देते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। परिमाप की बात करें तो देखिए तीनों भुजाओं का योग अगर आप कर देंगे a प्लस ए प्लस ए बराबर 3a। देखिए 3a से कंफ्यूज मत होइए, सीधा आपको करना है तीनों भुजाओं का योग। क्या करना है? तीनों भुजाओं का योग। जैसे बात को समझिए, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम a मान लेंगे तो a प्लस ए प्लस ए यानी कि 3a। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 3 कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, या इस भुजा स्क्वायर इसको ये भी लिख सकते हैं आप a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसका परिमाप होता है 3a। क्या होता है? 3a। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। देखिए ये आधार होता है और ये होता है ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब भी बोलते हैं, क्योंकि ये लंब ही है। ठीक है, आधार गुणे लंब। अच्छा, इसके अगर हम परिमाप की बात करें तो वही है भुजाओं का योग। सभी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, इसका योग कर दीजिए, जो परिमाप आना होगा आ जाएगा। ये प्लस ए। तो ठीक है, फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहां भी चाहे तो फॉर्मूला मत याद करिए, बस त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, सिंपल। समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। अब आप कहें आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, हालांकि यहां लंब लिख दीजिए तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए आधार गुणे लंब, और यहां पे होता है ऊंचाई। अब आप कहेंगे हैं इसमें ये वाले को हमने लंब ले लिया, अब इसमें ऊंचाई है नहीं, कहां से आएगी ऊंचाई? हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आधार, ये हुआ ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, अब देखिए समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं, तो a प्लस ए, तीसरी भुजा हो जाएगी b, तो 2a प्लस b। इसका परिमाप क्या होता है? 2a प्लस b। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, सिंपल सी बात है। समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, दो भुजाएं बराबर हैं, एक डिफरेंट है, तो जैसे ही जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब आ गया विषम बाहु त्रिभुज, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। ठीक है, देखिए विषम बाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक को भुजाएं बराबर ना हो। देखिए तो 1/2, इसका भी फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, और तीनों भुजाओं का आप योग कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। परिमाप तो इजी है सबका, सिंपल हमें भुजाओं का योग कर देना है, हो जाएगा। सारा लोचा कहाँ है? क्षेत्रफल में है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्षेत्रफल अलग है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। समकोण का अलग है, 1/2 आधार गुणे लंब। अच्छा, समद्विबाहु और विषम बाहु का एक जैसा है, लेकिन इसमें सारा लोचा आता है ये हाइट निकालने में। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हाइट निकालिए। देखिए ये भुजा दिए, इसको अलग अलग करिए, हाइट निकालिए, फिर निकालिए, कहां से निकाल पाएंगे? आप फंस जाएंगे। तो इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से सुन लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है और ये दोनों फॉर्मूला बैठ गया तो फट से आंसर ले लीजिए, लेकिन अगर आप फंस जा रहे हैं तो इन सब समस्या को सॉल्व करने के लिए आया था हीरोन फॉर्मूला। इसको हीरो भी लोग पढ़ देते हैं, बट आया हीरोन सूत्र।
इस सूत्र की मदद से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी मतलब भुजाओं का योग, यानी कि परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, कोई भी त्रिभुज आपके पास आ जाए, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, एस का मान आ जाएगा, तीनों भुजाओं का मान आपके पास रहेगा ही रहेगा, सीधा रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है, मान लीजिए 10, ठीक है, चलिए छोड़िए, मान लीजिए एक भुजा इसकी है त्रिभुज की 9, ठीक है, कितना है 9, और दूसरी भुजा मान लीजिए है 12 और तीसरी भुजा है 15। ठीक है, हमें पता नहीं हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, निकालिए इसका s बराबर 9 प्लस 12 प्लस 15 बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 15 और 9 24 और 12 36 बटे 2, यानी कि 18 आ गया। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? s की जगह पे 18 रखेंगे, 18 माइनस 9, इधर 18 माइनस 12, इधर 18 माइनस 15, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 18 आया गुना ये 9 आएगा, गुना 6 आएगा और गुना ये 3 आएगा। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अगर इस 18 को करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 9, 9 दूना 18, और ये 9 रहने दीजिए, 6 को कर दीजिए 2 3 6 और 3, देखिए 1 9 2 9, 1 9 बाहर आ गया, 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 3 3 से 3, 9 दूना 18 3 36, 36 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको कंफ्यूजन हो। देखिए अगर ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, अब आप कहेंगे कैसे? ये है एक समकोण त्रिभुज, अब आपको इतना लंबा नहीं जाना पड़ता। अगर आप समकोण त्रिभुज पहचान ले रहे हैं तो सीधा लगाइए 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। ठीक है, तो इसमें आधार हुआ 9, लंब हुआ 12, तो काटिए। देखिए आपका हो जाएगा 2, 1 सेकेंड कहीं गलती हो गई, 18, अच्छा सॉरी यहाँ 54 आएगा, तभी हम कह रहे हैं कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, 54 आएगा। देखिए तब इसको काटिए, 6 आया, 9 छक्के 54 आ गया बराबर। देखिए यहाँ आपने छोटे में लगा लिया, यहाँ बड़े में लगाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है अगर ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आपका समय बच जाएगा, अगर नहीं याद है तो आपको हीरो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जिससे आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास समस्या आती है कि यार समकोण त्रिभुज को हम पहचानेंगे कैसे? देखिए कभी कभी क्या करेगा ना कि त्रिभुज को नहीं बनाएगा, वो सिंपल कह देगा कि एक त्रिभुज की भुजा, तीनों भुजाएं 5 हैं। अगर कह दिया कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5 है मतलब समबाहु त्रिभुज है, सिंपल सी बात है। या कह दिया कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा निकाली है तो समद्विबाहु। अब सारा लफड़ा आता है समकोण त्रिभुज में। देखिए समकोण त्रिभुज को समझने के लिए पाइथागोरस ने सूत्र दिया था। क्या सूत्र दिया था? पाइथागोरस प्रमेय। इनका सूत्र था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे कोई ये समबाहु त्रिभुज है, समकोण, 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, नीचे आधार होता है, और ये जो खड़ी भुजा होती है इसे लंब कहते हैं। तो अगर ऐसा त्रिभुज बना हुआ है तो आप कर्ण, आधार और लंब को पहचान के सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों जरूरी है, ध्यान समझिए। अगर आप कर्ण की पहचान किए बगैर सूत्र लगा देते हैं 1/2 आधार गुणे लंब, और आपने लंब की जगह कर्ण को रख दिया, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका ऐसे ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो अब बताइए कर्ण कौन होगा? 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है, इससे चिपका हुआ आधार, इससे चिपका हुआ लंब। आधार लंब को उल्टा पुल्टा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, बट कर्ण क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस ने यह सूत्र दिया था। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? त्रिभुज की। हमने सभी प्रकार के त्रिभुज को देखा,
और सभी प्रकार के त्रिभुज के सूत्रों को भी देखा, उसके परिमाप को भी समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज की तरफ। कहां बढ़ते हैं? चतुर्भुज की तरफ। देखिए बार बार हम आपको यहाँ थ्योरी नहीं बताएंगे क्योंकि थ्योरी हमने आपको समझा दिया है। चतुर्भुज की बात करें तो जो प्रमुख चतुर्भुज हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? वर्ग, वर्ग के बाद हमें आयत पढ़ना है, वर्ग आयत के बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो ऐसा होता है, और इसके बाद समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए। देखिए वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। चार भुजा है, देखिए ए, परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4a आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन अगर इसके हम परिमाप की बात करें तो l प्लस बी यानी कि 2l प्लस बी। ठीक है, क्या होता है परिमाप? 2l प्लस बी। देखिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, परिमाप के केस में केवल भुजाओं का आप योग कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, एक चीज और याद रखे रहिएगा, अगर हम यहाँ इसको विकर्ण बना दें और पाइथागोरस का सूत्र लगाएं तो देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, यानी कि करणी में 2a, और इसे कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। ये पूछा हुआ है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? करणी में 2a। वहीं अगर इसकी बात करें, आयत के विकर्ण की बात करें तो करणी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही ना होगा? लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, इन दोनों का हमें विकर्ण भी पढ़ना है। किसका किसका? वर्ग का और आयत का। क्लियर हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a या 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण करणी में 2a, आयत का परिमाप 2l प्लस बी, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का विकर्ण करणी में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां सवाल आता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की जो फॉर्मूला होता है, इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणे ऊंचाई, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई था, यहाँ पे लंबाई ऊंचाई आ गया। ऊंचाई आपको इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, या इसी लंबाई को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। आधार, तो आधार गुणे ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई गुणे ऊंचाई कह लीजिए। ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बात समझिए, देखिए ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हुआ आधार, और इस आधार पे अगर ये रेखा बनी हुई है ऊंचाई, और ये होता है b, तो b गुणे h कर देंगे, आपका आधार गुणे ऊंचाई यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। फिर वही बात आ गई कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? ये देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, तो दो बार है, तो 2l प्लस बी, सेम टू सेम आएगा 2l प्लस बी। अब बात आ गया समचतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज ये क्या इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर? नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। d1 d2 क्या है? विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। परिमाप की बात करें तो 4a, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये होता है विकर्ण। ठीक है, समचतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल।
1/2 विकर्णों का गुणनफल। परिमाप क्या होता है? सेम टू सेम जो रहता है वही होता है। ठीक है, ये ध्यान देगा, बहुत जरूरी है, बहुत भयंकर पूछता है सवाल। अब देखिए अगला है समलंब। ये होता है ऊंचाई। देखिए समलंब चतुर्भुज में होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये है समांतर भुजा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ऊंचाई। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ए प्लस बी गुणे एच। यहां से सवाल पूछा है फंसाने के लिए। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। ये होता है समलंब चतुर्भुज, इसका योग कर दीजिए, गुणे ऊंचाई कर दीजिए, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और अब क्या बचा, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसका परिमाप क्या होगा। तो वही ए बी, या मान लीजिए सी है तो ए बी सी डी, चारों भुजाओं का योग। ये तो इजी है। परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कितना आपने पढ़ लिया, वर्ग, आयत, समांतर। एक बार बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत कंफ्यूजन होती है। अब इन सबको पढ़ने के पश्चात आजकल एक अलग पूछने लगा है, पतंग। देखिए पतंग चतुर्भुज, इसका नाम ही रखा है पतंग। जैसे ऐसे पतंग बनता है ना, ऐसे, ये देखिए ऐसे पूछता है, ऐसे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान समझिए। देखिए ये हो गया पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। तो इसका भी फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और इसका कह लीजिए आपकी विकर्ण का कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, विशेषकर वर्ग और आयत। बहुत प्रश्न पूछता है यहां से, ध्यान दीजिएगा। कभी एग्जाम में आए तो आपसे कोई कंफ्यूजन ना हो या जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन छूट न जाए, बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगेन हम आपसे कह रहे हैं, इसमें हम केवल सूत्रों की बात करेंगे। आप सूत्र लिख लीजिएगा, फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां आपको सूत्र डायरेक्ट यूज करेंगे कि देखिए इसका सूत्र ये था। ठीक है, इसलिए एक क्लास हमने आपको सूत्र की बता दी। चलिए अब हमने क्या पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया, हमने त्रिभुज पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वृत्त के विषय में, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं वृत्त के विषय में। देखिए वृत्त के विषय में ये भी मैंने आपको बताया था, इसका बीच का पॉइंट क्या होता है, केंद्र। और केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, आर। अगर इसी रेखा को हम पूरा बढ़ा दें तो ये होता है व्यास, व्यास डी। अब जरा आप गौर कीजिए, डी बराबर क्या, 2r नहीं हो गया, ये r है, ये r है, r प्लस r यानी कि 2r। तो फॉर्मूला पहला यही बनता है कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, अब इस त्रिभुज के चारों तरफ अगर आप घूम लेते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप या परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। यहां से स्टार्ट करके घूम जाइए पूरा, आप क्या कहते हैं, परिधि या परिमाप। ये होता है 2πr, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है या मानी जाती है। ठीक है, 2πr परिधि क्या होता है, 2πr। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल की, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए जैसे हमने आपको थ्योरी बताई थी वैसे ही हम नियम फॉर्मूला बता रहे हैं। अभी हम जो पढ़े हैं ना घन घनाभ शंकु, अभी उस पर भी आएंगे, लेकिन उस पर हम आपको उतना ही बताएंगे जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस के बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है ना, आजकल क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछता है, दिमाग खराब कर देगा आपका। देखिए कभी आपसे ऐसे कह देगा कि ये त्रिभुज है, ये त्रिज्या है, ये कोण थीटा है, ये बताओ, ये इसकी लंबाई बताओ। इसको बोलते हैं चाप, चाप की लंबाई बताओ। तो जब भी आपसे चाप की लंबाई पूछेगा तो फॉर्मूला होता है कोण बटे बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, लेकिन रेडियन में। जब कोण रहेगा रेडियन में, लेकिन जब आपको सवाल आता है ना तो कोण देता है डिग्री में।
अच्छा कोई बात नहीं। अगर इस कोण को देखिए थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, चाप को लेते हैं एस अपॉन आर, थीटा बराबर हो गया एस अपॉन आर, या चाप बराबर हो गया आर थीटा, किसमें, रेडियन में, अगर कोण रेडियन में है तो। लेकिन कोण होता है डिग्री में, किसमें, सवाल हमको दे दिया डिग्री में, अब यहां हम फंस जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए एक रेडियन बराबर होता है पाई बटे 180, अगर ये रेडियन में है तो s बराबर r, थीटा को अगर हम कर देते हैं किसमें, रेडियन में, तो हो जाएगा पाई थीटा बटे 180। अभी हो गया डिग्री में, किसमें हो गया, डिग्री में। देखिए थीटा कॉमन है, थीटा रहेगा ही रहेगा, वो तो कोण है ना, तो पाई बटा 180 आ गया। अब ये फॉर्मूला आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। चाप बराबर अगर डिग्री में आएगा तो ऐसे आएगा, रेडियन में आएगा तो ऐसे आएगा, लेकिन अब किताब में सर्च करेंगे ना तो यही फॉर्मूला कंफ्यूज करने के लिए देगा, एस बराबर 2 पाई आर थीटा बराबर 360। कैसे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, यहां 2 आ जाएगा, ये 360 हो जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला, चाप बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360, या चाप बराबर पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है 180। ये आपसे पूछता है चाप की लंबाई बताइए, अभी आज आपको सवाल लगवाएंगे तो कराएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला वृत्त से संबंधित और आप देख लीजिए, देखिए ज्यादा फॉर्मूले हम आपको नहीं कराएंगे। देखिए अगर ये कोण थीटा है, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ऐसी आकृति आई और आपसे कहा ये अल्फा बताइए, इसको हम कहते हैं केंद्र कोण, क्या कहते हैं, केंद्र कोण, और इसको हम कहते हैं परिधि कोण, क्या कहते हैं, परिधि कोण। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, केंद्र कोण बराबर 2 गुना परिधि कोण होता है, क्या होता है, 2 गुना परिधि कोण, यानी कि थीटा की वैल्यू 2 अल्फा के बराबर रहेगी। कभी आपसे क्या कहेगा, कहेगा कि इसकी वैल्यू 60 है तो इसकी बताइए, आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 60 है तो ये 180 हो जाएगा। कभी कहेगा ये है आपका 70, ये बताइए, तो ये 70 है, ये आधा होगा 35, ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ नियम कानून है जिसको हमें पढ़ना है, देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सब कवर कर दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, अगर बनेगा भी तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां अच्छे से देखेंगे। अब हमारा रह गया है 3D आकृतियों के फॉर्मूले, साथ ही साथ बहुभुज के सूत्र रह गए हैं। ये पढ़ने के पश्चात नियम और सारे फॉर्मूले हमारे कह लीजिए ज्यामिति के कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो मात्र यहाँ तक, बिल्कुल परेशान मत हुई, सारे नोट्स आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मिलेंगे, आप पढ़ते जाइए, अपने साथ नोट्स बनाते जाइए, बाकी आपको एकदम सुटेबल नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल।